आज एक नया वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए जो आईपीसी के सेक्शन 100 पर बेस है। हमारी ज़िंदगी इतनी रफ्तार से बढ़ रही है कि हमें पता ही नहीं चलता कौन सी चीज़ें हमारे लिए सही हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए गलत हैं। खासकर उस समय का पल जब हम अपने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं या फिर हम अपने सामानों की सुरक्षा की बात करते हैं। उस समय हमें ये समझ में नहीं आता कि हम अपनी प्रतिरक्षा या सामान की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अगर कोई बंदूक के बल पर हमें लूट रहा हो या बंदूक के बल पर हमारे शरीर को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, तो हमारा अधिकार कहाँ तक है? क्या हम किसी का मर्डर कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए? तो आज का वीडियो उसी पर बेस है। आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ हथियार रखने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है और लाइसेंस में ये एकदम से मेंशन है कि आप केवल नॉन प्रोहिबिटेड बोर का ही लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप सबको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन कौन से बोर ऐसे होते हैं जो NPB यानी नॉन प्रोहिबिटेड बोर के तहत आते हैं। नॉन प्रोहिबिटेड बोर आते हैं 0.35 mm, 0.32, 0.22 एंड 0.38। आप इसका लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी मारक क्षमता उतनी अधिक नहीं होती है। अब नॉन प्रोहिबिटेड बोर के साथ साथ कुछ ऐसे भी गन्स होते हैं जो जीवन को बुरी तरह क्षति पहुंचा सकते हैं, जिनको प्रोहिबिटेड बोर्ड्स में रखा गया है, जैसे 9 mm हो गया, 0.38 हो गया, 0.455 हो गया, 0.303 हो गया, यानी 303 हो गया। इसके साथ ही साथ ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक गन्स हो गए जो आप अपने पास नहीं रख सकते अपनी प्रतिरक्षा के लिए। तो अब आप अपनी प्रतिरक्षा के लिए 0.35, 0.32, 0.22 और 0.38 लाइसेंस लेने के बाद ही आप इस गन को अपनी प्रतिरक्षा में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस बात को विस्तार से बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को क्विट मत करिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो उनके लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो APO या PCSJ की तैयारी कर रहे हैं। अब चलिए समझते हैं कि आखिर इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 100 में हमारे शरीर की प्रतिरक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं और उस व्यवस्था में क्या कहा गया है। IPC की धारा 100 यानी 100 ये कहता है कि हमारे पास 7 ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें मिलता है और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त करने के बाद इस अधिकार का विस्तार हम हमलावर की मृत्यु या अपहानि यानी हार्म या ग्रीवियस हर्ट कारित करने तक का हक रखते हैं। लेकिन इस अधिकार का प्रयोग हम तभी करेंगे जब IPC के सेक्शन 99 के निर्बंधनों यानी रेस्ट्रिक्शन के अधीन होगा। अब ये धारा 99 का निर्बंधन यानी रेस्ट्रिक्शन क्या है, इसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जो आप हमारे iEduVera पर आकर के देख सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग इस पर बात करेंगे कि IPC का सेक्शन 100 में ऐसी कौन सी 7 परिस्थितियां होती हैं जब हम अपने शरीर की प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं यानी उसका मर्डर कर सकते हैं। इसमें पहली परिस्थिति ये होती है जिसमें उस व्यक्ति को यानी जिसके ऊपर हमला किया जा रहा हो उसे ये आशंका हो जाए कि उस हमले से उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर उसे ये बात पता नहीं चलती है कि हमले से उसकी मृत्यु निश्चित नहीं होगी तो वह अपने प्रतिरक्षा में सामने वाले की मृत्यु कारित नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं और उसमें एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को मार देता है और इतना गहराई से चोट पहुंचाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा? ऐसा ही एक वाद आया गुरुवचन सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य में। उसमें 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, लड़ते लड़ते एक व्यक्ति गिर जाता है और वो जमीन पर से उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके हाथ में भाला है वो उस भाला से उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। हत्या हो जाने के बाद वह
आईपीसी के सेक्शन 100 में अपने लिए एक डिफेंस क्रिएट करता है और ये कहता है कि हम अपनी प्रतिरक्षा में उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की है, लेकिन कोर्ट उसे इसका फायदा, इसका लाभ नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि जिस समय वो व्यक्ति गिरा हुआ था, उस समय जो व्यक्ति भाला लिए हुआ था उसे यह आशंका नहीं थी कि उसके ऊपर हमला होगा, और ये भी आशंका नहीं थी कि हमले के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी वह अपनी प्रतिरक्षा में उसे मार देता है। ये तो तब होगा ना जब आमने सामने फायरिंग हो रही हो और हमारी गोली सामने वाले के शरीर में धंस जाए और वो मर जाए, तो हम उसे कह सकते हैं कि भाई हमले का परिणाम मृत्यु कारित करना हो सकता था, इसलिए हमने अपने प्रतिरक्षा में गोली चलाई और वो गोली सामने वाले को लग गई। तो यानी पहली परिस्थिति सेक्शन 100 का ये कहता है कि जब तक आपको इस बात का आशंका न हो कि उसके हमले से आपकी मृत्यु हो जाएगी, तब तक आपको मर्डर करने का अधिकार नहीं है। दूसरी परिस्थिति क्या कहती है? दूसरा कंडीशन क्या होता है कि आपको ऐसी आशंका हो कि जो व्यक्ति सामने से हमला कर रहा है उसके परिणाम से आपको ग्रीवियस हर्ट होगा, यानी आपको भयानक चोट लगेगी और उस भयानक चोट से आपकी मौत हो सकती है। अगर आपको इस बात का आशंका नहीं है तब भी आप सेक्शन 100 का फायदा नहीं उठा सकते हैं। सेक्शन 100 का फायदा तभी उठा पाएंगे जब आपको इस बात की आशंका हो कि हमले के बाद गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और उस घायल होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक केस लें। एक केस आया था नाबियाबाई बनाम मध्य प्रदेश का। नाबियाबाई बनाम मध्य प्रदेश में एक इंस्ट्रूडर चाकू के साथ घर में प्रवेश करता है। अब यहाँ चाकू का मतलब देख लीजिए, चाकू भी आर्म्स एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। आप चाकू लेकर के कहीं सफर नहीं कर सकते, बशर्ते उस चाकू का जो आगे वाला सिरा हो, जो नुकीला सिरा है, वो 9 इंच का नहीं होना चाहिए है 9 इंच, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड एक वेपन माना जाएगा और प्रोहिबिटेड वेपन आर्म्स एक्ट में आपको गंभीर जो है दिक्कत में डाल सकता है। तो यहाँ पर भाई क्या हुआ कि नाबियाबाई वर्सेस मध्य प्रदेश वाद में वो अभियुक्त जो था वो एक इंस्ट्रूडर से लड़ रहा था या लड़ रही थी। तो इंस्ट्रूडर यानी वह व्यक्ति जो ट्रेसपासर था, जो दीवार फांद करके घर में घुसा था चोरी करने के नियत से, और चाकू उसके हाथ में था। उस चाकू से उस अभियुक्त के शरीर पे कई बार वार किया, जिसकी वजह से उसके शरीर में कई जगह कट के निशान आ गए। अब उसे ग्रीवियस हर्ट का आशंका हो गया, तो उस महिला ने उससे चाकू छीन करके और उस पर ही प्रहार कर दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा रक्त बहने के कारण उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, जो व्यक्ति इंस्ट्रूडर था। यहाँ पर कोर्ट ने माना कि चूंकि उसे इस बात की आशंका थी कि ऐसा हमला जो किया गया है उससे घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट उसे मिलना तय है और मिल भी गया था, तो वह इस आशंका को ध्यान में रखते हुए इतना अधिकार रखती है या रखता है कि वह उसकी हत्या करके अपनी जान बचा ले। तो यहाँ पर वो दोष मुक्त की हकदार है। हमें लगता है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, ताकि हम आपकी दिक्कत को सुलझा सकें। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी हम पीसीएसजी और एपीओ के ऊपर तमाम वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। खासकर एक मेन एग्जाम के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तीसरी परिस्थिति ये है कि जिसमें हमला बलात्संग के आशय से किया गया हो। बलात्संग यानी रेप। अब रेप महिला का भी हो सकता है और पुरुष का भी हो सकता है। अभी हाल ही में एक केस आया है जिसमें एक महिला नाबालिग यानी 15 साल के लड़के को बहला फुसला करके गुजरात ले जाती है और उसके साथ जबरदस्ती रेप करती है। उसके माता पिता खोजते हुए पहुंचते हैं, लेकिन महिला को सजा मिलती है। ये अभी हाल का ही केस है, 2023 का ही केस है। अब यहाँ पे ये समझ लें कि तीसरी परिस्थिति जिसमें हमला इस आशय से किया गया हो कि उसका रेप किया जाएगा। चौथी परिस्थिति यह है कि जिसमें हमला इस वजह से किया गया है ताकि उसे
अननेचुरल लस्ट के अंतर्गत रखा जाएगा, यानी अप्राकृतिक यौन शोषण उसका किया जाएगा। तो ये दोनों परिस्थिति यानी तीसरी परिस्थिति और चौथी परिस्थिति अगर है तो भी आपको सामने वाले व्यक्ति का मर्डर करने का अधिकार मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें कि ये दोनों व्यवस्था अगर किसी महिला के संदर्भ में देखा जाए तो ऐसी आशंका विद्यमान हो जाती है उस महिला को कि उसके साथ हमलावर बलात्संग करना चाहता है, तो महिला की आत्मरक्षा में हमलावर की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। वहीं अगर इसे देखा जाए तो ये धारा 375 बलात्संग के अंतर्गत आएगा। और जो चौथी परिस्थिति है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, जो धारा 377 के अंतर्गत आती है, इन अपराधों को करने के आशय से किए गए हमले के विपरीत हमलावर की मृत्यु कारित करना न्यायानुमत माना गया है। कहने का मतलब है कि अगर तीसरी और चौथी परिस्थिति किसी के सामने उपस्थित होती है तो वह अपनी जान बचाने के लिए उसकी हत्या तक कर सकता है। पांचवी परिस्थिति, छठी परिस्थिति और सातवीं परिस्थिति क्या है? पांचवी परिस्थिति में कहा जाता है कि हमला इस आशय से किया गया है कि उसका अपहरण या व्यपहरण कर लिया गया हो। अब अपहरण अलग है, व्यपहरण अलग है, यानी किडनैपिंग एंड एब्डक्शन अलग है। इसके ऊपर भी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे, इसमें डिफरेंस बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि क्या कंडीशन होता है। फिलहाल यहाँ पर ये जाने कि अगर किसी को जबरदस्ती उसके गार्जियन अथवा उसके स्वयं की इच्छा से अगर कोई उसे उठा ले जाना चाहता है तो पांचवी परिस्थिति उत्पन्न होगी। यहाँ पर एक केस आया विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश का, और विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश का जो केस आया वो केस आया 1960 में, 1960 में। यहाँ पे केस क्या था कि एक व्यक्ति जो है वह अपनी पत्नी के विदाई के लिए ससुराल गया था। ससुराल में उसके ससुर और उसके साले से वाद विवाद हो जाता है और वो लोग मना करते हैं कि हम अपनी बहन को, और पिता कहता है हम अपनी पुत्री को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। तो पति नाराज हो जाता है और नाराजगी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह बिना पत्नी के सहमति के उसे घसीटते हुए ले जाना चाहता है। यहाँ पर लड़की के भाई को गुस्सा आ जाता है और भाई ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। अब हमला इतना जोरदार था कि व्यक्ति वहीं दम तोड़ देता है। अब ये केस विचारणा के लिए निचली अदालत में गया। निचली अदालत ने इसे सजा दे दिया और सजा का अपील किया गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी इसे अस्वीकार कर दिया कि हम आपको सेक्शन 100 का लाभ नहीं देंगे क्योंकि आपने सीधे सीधे मर्डर किया है। बाद में इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त को अपनी बहन के अपहरण के विपरीत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था। तो यहाँ पे आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमला अगर अपहरण या व्यपहरण के उद्देश्य से किया गया है तो आप सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं, बशर्ते आपको इस बात की आशंका होनी चाहिए। बार बार ये बोल रहे हैं आशंका, मेंस रिया यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। छठी परिस्थिति क्या होती है? जिसमें हमला सदोष परिरोध के आशय से किया गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसे कहते हैं? जब व्यक्ति को एक बंद, चारों तरफ से बंद कमरे में उसे रखा जाता है या बंद कमरे में रखने के लिए उसे ले जाया जाता है या कुछ व्यक्ति उसे घेर करके अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंतर्गत आता है। अब उस व्यक्ति को जिसे हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में यानी सदोष परिरोध में ले रहे हैं, उसे यह युक्त रूप से आशंका हो जाए कि हमारी जान को खतरा है, तो वह अपने को छुड़वाने के लिए व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति की हत्या कर सकता है। तब यहाँ पे एक कंडीशन लग जाता है, तब जबकि उसे पब्लिक सर्वेंट की सहायता प्राप्त करने का समय न मिल पाए। अगर उसके पास इतना समय है कि वह लोक अधिकारी यानी पुलिस की सहायता प्राप्त कर ले तो वह छठी परिस्थिति में सामने वाले की हत्या नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसे सेक्शन 100 का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कभी कभी होता है क्या कि पुलिस जब किसी व्यक्ति को पकड़ के ले जाती है तो 4-5 लोग उसे पकड़ कर जबरदस्ती गाड़ी में भर ले जाते हैं, तो ये एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के रूप में आ जाता है। अब उस समय अगर वो पुलिस की हत्या कर देता है या जो लोग उसे पकड़ने हैं शादी वादी में
उसकी हत्या कर देता है तो उसे लाभ 100 का जो सेक्शन 100 का लाभ है वो उसे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर इस बात को देखें कि यदि अभियुक्त को ये ज्ञात हो जाता है कि पुलिस को उसकी आवश्यकता है, यानी पुलिस उसे पकड़ने आई है क्योंकि उसने अपराध किया है, तो धारा 340 में जो सदोष परिरोध है यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, उसमें इस परिस्थिति में वह अपने आप को पुलिस के हवाले करेगा, वह उसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं मानेगा क्योंकि वो अभियुक्त है और पुलिस को उसकी आवश्यकता है। पुलिस स्टेशन उसे ले जाया जा रहा है, उसे यह बात ज्ञात हो जाए, ठीक है। आशंका किस बात की है कि मृत्यु कारित हो जाएगा, लेकिन इसे आशंका क्या हुआ कि उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है उसे जेल में बंद करने के लिए, तो वह इस 100 यानी कि सेक्शन 100 का लाभ नहीं ले पाएगा। स्टेशन ले जाएगा तो उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि उसके बावजूद भी वो हमला करता है और किसी की हत्या कर देता है तो वह धारा 302 के तहत हत्या करने का अपराधी समझा जाएगा। यहीं अगर ये देखा जाए कि हमला ऐसा हुआ है जो किसी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा किया गया है और सदोष परिरोध करने के आशय से किया गया है, तो उस समय आक्रामित व्यक्ति के मन में युक्त खतरों को ऐसी आशंका उत्पन्न हो जाती है कि अब हमें किसी भी लोक सेवक की सहायता नहीं प्राप्त होगी और हमें ये लोग जान से मार देंगे या ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां हमारा कत्ल कर देंगे, तो वह अपनी प्रतिरक्षा के लिए कदम उठा सकता है। अब सातवीं परिस्थिति जो हाल ही में जोड़ा गया 2013 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब सातवीं परिस्थिति क्या है? यदि हम किसी पर अम्ल फेंकते हैं यानी एसिड फेंकते हैं या एसिड फेंकने का कृत्य करते हैं या एसिड फेंकने का प्रयास करना चाहते हैं और यह आशंका सामने वाले को पता लग जाए कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से हमारे शरीर के ऊपर घोर उपहति हो जाएगी, तो वह सामने वाले व्यक्ति की अगर हत्या कर देता है तो वह आईपीसी के सेक्शन 100 का लाभ प्राप्त कर लेगा और वह हत्या करने का अपराधी नहीं माना जाएगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं। सातों पर टेस्ट किया जाएगा, इन सातों परिस्थितियों को सामने रखा जाएगा और सातों परिस्थितियों के अनुसार देखा जाएगा कि वह व्यक्ति जिसने हत्या कारित की है वह प्रतिरक्षा का प्रयोग करके हत्या कारित किया है या फिर उसे प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, तो उस हिसाब से उसका जो है हत्या का जो केस है उस पर विचार किया जाएगा। आगे के वीडियो में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो जो लोग एपीओ या पीसीजे की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तैयार हो जाएं। हम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप अपने जो परीक्षा है उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।